तो वंदे मातरम को लेकर प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा हो रही है। नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखी। नेहरू ने लिखा, वंदे मातरम से मुस्लिम भड़केंगे। कांग्रेस ने वंदे मातरम पर आपत्ति जताई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेके। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। तो वहीं एक और अहम खबर आपको बता दें, नेहरू पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। वंदे मातरम की मंशा को आपने कब पूरा किया? तो गौरव गोगोई ने भी पलटवार किया कि 1942 में आपके पूर्वज कहां थे? भारत छोड़ो आंदोलन में आपके पूर्वज कहां थे? प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उसके बाद आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया। उन्होंने उजागर किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का और पंडित नेहरू जी का। और ये एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में सर, मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर।
2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया, लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे। हाँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और उससे पहले मुस्लिम लीग का विद्रोह था। मुस्लिम लीग ये कहना चाहती थी कि पूरा वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए, पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग को यह अधिकार कहां से मिला? और क्या मुस्लिम लीग के अनुसार हमारा देश चलेगा? क्या मुस्लिम लीग के अनुसार क्या कांग्रेस पार्टी चलेगी? कतई नहीं। हमारे उस समय के जो हमारे नेता थे मौलाना आजाद साहब, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे वंदे मातरम में कोई भी आपत्ति नहीं है। यह फर्क है कांग्रेस के मौलाना आजाद और मुस्लिम लीग के जिन्ना के बीच में। वास्तविक में अगर मैं बोलूं कि आपके पार्टी ने कभी बंगाल को समझने की कोशिश ही नहीं की। सत्ता के लालच में आपने बंगाल को कभी समझा नहीं। आपने बंगाल की भक्ति को नहीं समझा। आपने बंकिम चंद्र चटर्जी को नहीं समझा। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो विचार थे, ये पूरा जो विज्ञान को लेके जो उनके विचार थे, एक फ्री इंडिया को लेके जो उनकी विचार थी, आपने नहीं समझा। आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी को नहीं समझा। आपके लिए तो सब कुछ बांग्लादेशी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में अमार सोनार बांग्ला लिखा। आप इतिहास नहीं जानते, आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी का इतिहास नहीं पढ़ा, और जब कहीं आपको अमार सोनार बांग्ला आपको सुनाई पड़ता है तो आपको सिर्फ बांग्लादेशी सुनाई पड़ता है। लेकिन जिस समय वो लिखा गया, बंगाल के पार्टीशन में जो दुख, जो वेदना, अमार सोनार बांग्ला, मेरे जो सुनहरे बंगाल के प्रति जो भाव था, उसको आपने नहीं समझा। आप कभी दिल्ली में अगर बंगाली भाषा सुनते हैं तो उसको भी बांग्लादेशी कह देते हैं, तो उसको भी आप बांग्लादेशी कह देते हैं। वहीं वंदे मातरम को लेकर अखिलेश यादव ने केंद्र पर आरोप लगाया कि कुछ के देश को तोड़ना चाहते हैं और ये लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे, मुखबिरी करते थे। ऐसा लगता है वंदे मातरम इनका बनाया हुआ है। ये राष्ट्रवादी नहीं, ये राष्ट्र विवादी लोग हैं। जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हर चीज को ओन करना चाहते हैं। ये 150वें वर्ष में जब हम वंदे मातरम याद कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने इतना महान गीत हमें दिया है। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है, उनको वो ओन करना चाहते हैं। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है, क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये चीज इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो यह है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग